Welcome to all of you guys. My name is Muhammad Sadiq. Today is the last part of research aptitude या लास्ट सीरीज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि दिसंबर 2024 के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम थे सिर्फ यूनिट वाइज जो है हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इस सीरीज में आपको करा रहे थे। तो इन 5 सीरीज के अंदर जो है हमने आपको टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। ठीक है, अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है आपको डेटा का एनालिसिस करना है, क्योंकि सबको मालूम है कि हर रिसर्च में जो है डेटा एनालिसिस होता है। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है डेटा का एनालिसिस करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे। 1 मिनट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डेटा ऑर्गेनाइज करोगे। डेटा ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी डेटा गैदर किया है, कलेक्ट किया है, उसको आप एक तरतीब दोगे। तरतीब देने के बाद जो है उस डेटा की आप कोडिंग करोगे। कोडिंग करने का मतलब होता है कि उस डेटा को आप कैटेगराइज करोगे कि आपका डेटा जो है किन किन लेवल का डेटा जो है आपने इकट्ठा किया है। ठीक, फिर उसके बाद उस डेटा के अंदर आप थीम एंड पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद जो है फाइनल आप उसका रिजल्ट निकालोगे, यानी उस डेटा को इंटरप्रेट करोगे या आप उसकी रिपोर्टिंग कर दोगे, यानी रिजल्ट दे दोगे उस फाइंडिंग की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक, अगर आप बी सी एंड डी इन 3 ऑप्शन को आपको आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी ऐसा हिंट आपको नहीं मिलेगा जिससे लगेगा कि ये वेरिएबल की डिफिनेशन आपको बता रहा है। बी में कहा गया कि दे आर मेंटल इमेज वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स यानी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि वो एक जहनी तस्वीर है या वो एक दिमागी इमेज है जो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तब ऐसा तो वेरिएबल में कुछ होता नहीं है। कह रही कि वेरिएबल जो है एक कंसेप्ट है। दूसरा कह रहे हैं कि दे आर परसेप्शन वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। परसेप्शन को आप समझ बोल सकते हो, माइंड बोल सकते हो, कि वो एक तरीके की ऐसे ही समझे या एक तरीके का ऐसा माइंड है जो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, बदलता रहता है। नॉट बी सी एंड डी इज नॉट डिफिनेशन अबाउट द वेरिएबल। हाँ, आप अगर ए को देखो, वेरिएबल आर मेजरेबल विथ वेरिंग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग अपॉन द मेजरेबल स्केल यूज्ड। वेरिएबल जो होते हैं वो एक मेजरेबल होते हैं और वो मेजरेबल स्किल पे जो है डिपेंड होते हैं। तो बात सही है, क्योंकि वेरिएबल को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे अभी कल के क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका जो हम असर चेक करते हैं तो उसके लिए हम फैक्टोरियल डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो फैक्टोरियल डिजाइन जो है वो एक तरीके का आपका एक स्किल है, एक मेजरेबल है, जिसको यूज करके हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन है 47, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, देखिए रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के जो 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको मैंने बहुत ही अच्छे से क्लास में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, डायग्राम की शक्ल में, इमेज के जरिए हमने इस चीज को आपको बहुत क्लियर किया है। रिलायबिलिटी मेजर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो काम आप लगातार कर रहे हो मेनी बार, यानी बार बार जो है आप उस काम को कर रहे हो, मेनी टाइम आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप बार बार नेट का जो है एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो ये क्या है, रिलायबल तो है बट वो वैलिड नहीं है। और आप एग्जाम भी दे रहे हो और आप पास भी हो जा रहे हो, यानी आपका जेआरएफ आ भी जा रहा है, तो आप रिलायबल भी हो फिर प्लस वैलिड भी हो। तो ये होता है दोनों का कंसेप्ट। वैलिडिटी जो है एक्यूरेसी को मेजर करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन रिलायबिलिटी कह रहे हैं कि वैलिडिटी को इंश्योर करती है। तो ये गलत है। देखिए वैलिडिटी जो है वो रिलायबिलिटी को बढ़ाएगी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, वरुण से बी आर। ठीक है, वैलिडिटी जो है वो रिलायबिलिटी को बढ़ाती है, बट रवि से आप याद रखो कि आर वी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को कभी भी इंश्योर नहीं करेगी, क्योंकि जो चीज रिलायबल है उसको हम वैलिड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी कि आप बार बार नेट का एग्जाम दे रहे हो, आपको कामयाबी सफलता नहीं मिल रही है, वो रिलायबल तो है बट वो चीज वैलिड नहीं है।
ठीक है। या और इसी तरीके से आप बार बार एग्जाम दे रहे हो और बार बार आपको सफलता भी मिल जा रही है, तब वो रिलायबल के साथ वैलिड होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम वैलिडिटी तक पहुंचते हैं तो वो चीज हमारी रिलायबल होती है, लेकिन रिलायबल तक जो चीज होती है वो वैलिड नहीं हो सकती। Inter-rater reliability is used to compare result between different studies। कह रहे हैं कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी जो है वो डिफरेंट स्टडीज के दरमियान रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है, तो ये भी गलत है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है, ठीक है, या कोई टेस्ट है, या कोई भी सिचुएशन है, या कोई भी फिनोमिना है, ठीक है, तो उस फिनोमिना को जो है एक या एक से ज्यादा रेटर, और रेटर को हम ऑब्जर्वर भी बोलते हैं या रिसर्चर भी बोलते हैं, उस फिनोमिना को एक या एक से ज्यादा रेडर या एक से ज्यादा ऑब्जर्वर या रिसर्चर जो है क्या करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। और अगर सबका रिजल्ट सेम आता है तब जाकर उसको हम बोलेंगे इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अगर हर ऑब्जर्वर का रिजल्ट अलग अलग आएगा तो वो फिर रेटर रिलायबिलिटी नहीं होगी। रिलायबल का मतलब ये होता है कि जो काम आप कर रहे हो और उसका रिजल्ट सेम आए, चाहे जितने लोग करें सबसे जो है उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसी वजह से इंटर रेटर रिलायबिलिटी को इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। चलिए, टाइप ऑफ सैंपलिंग है रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग। देखिए सिंपल सी बात है, इस बार सैंपलिंग से काफी क्वेश्चन आए हैं, तो अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो है कंफ्यूजन है या उसके टाइप में कंफ्यूजन है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। बट आपको ये चीज आनी चाहिए क्योंकि काफी इजी है, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये चीज या इस तरीके के क्वेश्चन आप कभी नहीं बना पाओगे। देखिए रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि जहां पर हमारे पार्टिसिपेंट जो होते हैं सबके इक्वल सेलेक्ट होने के चांस होते हैं, इक्वल चांसेस फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, ठीक है। ए को हम मिलाएंगे 4 से, बी को हमें मिलाना है 1 से। देखिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ये ऐसी सैंपलिंग होती है जहां पर पहले हम पॉपुलेशन हमारे पास होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हम सब ग्रुप मींस यानी अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। अब इनमें से हमने मेल का अलग बना दिया और फीमेल का हमने अलग बना दिया, ठीक है। तो यही है हमारे सब ग्रुप, और फिर इन्हीं ग्रुप में से हम रैंडमली जो है सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। देखिए जब अलग अलग हम ग्रुप बना लेंगे तो फिर ये मेल होमोजीनियस हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर सारे मेल हैं, और ये फीमेल आपस में क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर सारे फीमेल हैं। लेकिन अगर बिटवीन की बात की जाए तो ये होम हेट्रोजीनियस होंगे क्योंकि यहाँ का जेंडर अलग है और इसका जेंडर अलग है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे पहले जो है पॉपुलेशन सब ग्रुप में डिवाइड होती है, फिर वो इंडिविजुअली क्या हो जाते हैं, पॉपुलेशन के मुकाबले में मोर होमोजीनियस होते हैं, और फिर उनमें से सिंपल का सिलेक्शन होता है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? Sampling is used when population is divided into smaller group which are share some common characteristic। क्लस्टर में क्या होता है कि हमारे पास जो पूरी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उन्हीं पॉपुलेशन को हम क्या कर देते हैं, पूरा ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। यानी इसमें हम सब ग्रुप नहीं बनाते, ना ही हम मेल को अलग करते हैं और ना ही फीमेल को अलग करते हैं। इसी वजह से हर ग्रुप के अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है क्योंकि डिफरेंट जेंडर के लोग उस ग्रुप में मौजूद होते हैं। इस वजह से हम कहेंगे विद इन ग्रुप की अगर बात की जाए तो क्लस्टर ग्रुप के अंदर जो होता है, जो सैंपल होता है वो हमारा हेट्रोजीनियस होता है, बिटवीन ग्रुप वो होमोजीनियस हो जाएगा। सिस्टमेटिक में कहा गया है कि एवरी 9th इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर रैंडमली जो है आपने पहला नंबर 9 सिलेक्ट किया है, तब उसके बाद उसी तरतीब से हर 9 को छोड़कर आप 10वें वाले को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। चलिए, क्वेश्चन 49, the degree to which two or more observers agree in their coding and scoring of behavior they are observing and recording related to। कह रहे हैं कि टू या टू से ज्यादा ऑब्जर्वर जो है उनकी कोडिंग या बिहेवियर को स्कोर करने में एग्री कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के बिहेवियर को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी भी फिनोमिना या सिचुएशन की स्टडी कर रहे हो और उसको स्टडी करने के लिए एक या एक से ज्यादा लोग जो है उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, यानी उसके बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी या इंटर रेटर रिलायबिलिटी। नाम दोनों के सेम है, बस आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 50,
आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट आर फॉर स्टडीइंग हिडन पॉपुलेशन। उन टेक्निक्स को आपको बताना है जो हिडन पॉपुलेशन की क्या करती है, स्टडी करती है। हिडन पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया कि यानी एक तरीके से इसमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है यूज होती है, क्योंकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग है जो हिडन पॉपुलेशन को या हिडन जो हमारे इवेंट होते हैं या फिनोमिना होते हैं उनकी ये स्टडी करती है। तो इसमें क्या है आपके, एक हो जाएगा आपका स्नोबॉल सैंपलिंग, दूसरा है की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग। की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग जो है ये एक टाइप है, इज अ टाइप ऑफ जजमेंटल सैंपलिंग। किसकी टाइप है, ये आपकी एक जजमेंटल सैंपलिंग की टाइप है, और इसी जजमेंटल सैंपलिंग से जो है काफी क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। और जजमेंटल सैंपलिंग के जो है बहुत नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको डिलिबरेटिव सैंपलिंग भी बोलते हैं, इसको पर्पोसिव भी बोलते हैं, की इन्फॉर्मेंट भी बोल सकते हैं समटाइम, और इसको जो है हम जजमेंटल भी बोलते हैं। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि ये किस तरीके से हिडन पॉपुलेशन की स्टडी करती है, स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर अगर आपको मालूम है कि होता क्या है, जैसे यहाँ पर हम ऐसे लोगों की स्टडी करते हैं जिनके बारे में मालूमात हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक, जैसे अगर हमें इस चीज की स्टडी करना हो कि इस महिलाएं जो है वो भी क्या करती हैं, सिगरेट पीती हैं। पुरुष को यानी आदमियों को तो आप तो देखते हो, खुलेआम देखते हो, लेकिन महिलाओं को या लड़कियों को जो है आप बहुत कम देखते हो कि वो सिगरेट पीती हैं। तो सबसे पहले आप उन्हीं महिलाओं को पकड़ोगे जो सिगरेट पीती हैं, ठीक है, यानी बहुत मुश्किल से आपको ऐसे लोग मिलेंगे, फिर उन्हीं से आप कहोगे कि भाई आप मुझे बताओ कि आप जिस तरीके से सिगरेट पी रही हो, मुझे इस तरीके का डेटा और चाहिए, क्योंकि जो लोग शराब पीता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो अपने साथी के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर वो महिलाएं जो है अपने साथियों के बारे में बताएंगे, या अपने रिलेशन में जिनको वो जानती है कि हाँ ये लोग भी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। तो इसी तरीके से आप उनको पूछ पूछ कर जो है आप पहुंचते हो, और उसके बाद जो है पूरा एक चैन जो है आप बिल्ड कर लेते हो, ठीक है। Key informant sampling is a qualitative research method where research select individual who possess specialized knowledge or experience related to the research topic. Is a type of purposive sampling. तो की इन्फॉर्मेंट ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च की ही एक टाइप है, और इसके अंदर सारे फ्यूचर जो है वो पर्पसिव सैंपलिंग के पाए जाते हैं, क्योंकि पर्पस सैंपलिंग में जो है रिसर्चर उन्हीं लोगों का सैंपल लेता है जो उसके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो है उसको नॉलेज दे सकते हैं। यानी हम उन्हीं इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे जिनके अंदर कुछ स्पेशलाइज नॉलेज हो या कोई और एक्सपीरियंस हो जो रिसर्च टॉपिक से क्या करता हो, रिलेट करता हो, ठीक है। तो याद रखना है ये भी आपकी एक क्वालिटेटिव रिसर्च की ही टाइप है, इसको आप कंफ्यूज ना होना कि ये क्वालिटी में जाएगा या क्वांटिटी के अंदर जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 51। आई स्टडी मीन टू डिस्कवर वेदर वेरिएबल को वेरी रिलेटेड टू, ठीक है, कि एक स्टडी जो ये डिस्कवर करती है कि वेरिएबल का जो है रिलेशन किन से होता है, यानी वेरिएबल जो को वेरी होता है, यानी एक तरीके से वेरिएबल के दरमियान जो हम रिलेशनशिप चेक करते हैं वो किस स्टडी से रिलेट करता है। तो ये होता है हमारा को रिलेशनल रिसर्च, ठीक है। तो आइए मैं आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जो आपको कंफ्यूजन होती है कि को रिलेशनल का जो एक रिलेशन बनता है और कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन बनता है वो कैसा होता है। देखिए, कोरिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंट में काफी बच्चों को डाउट्स होते हैं। यहाँ पर जो है वेरिएबल के दरमियान जो है सिर्फ रिलेशनशिप आप चेक करते हो, ना कि कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट जहां पे होगा तो वहां पे वेरिएबल का मैनिपुलेशन होगा। इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करते हैं, नो मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वर नेचुरल वेरिएशन, ठीक है। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा, और यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं होगा। क्यों कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप चेक किए जाते हैं। यूज कंट्रोल ग्रुप एंड रैंडम असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप यूज होते हैं, और ये आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करता है, इस वजह से यहाँ पे रैंडम सिंपल को जो है असाइन किया जाता है। कैन नॉट इस्टेब्लिश्ड कैजुअलिटी, यहाँ पे कैजुअलिटी मीन्स यानी कॉज एंड इफेक्ट जो है यहाँ पे नहीं बनते हैं, ठीक है। और कॉज एंड इफेक्ट जो है इसके अंदर कैजुअलिटी बनती है, ठीक है। अगर कोरिलेशनल रिसर्च की मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपको एक्सरसाइज और एंजाइटी के बारे में अगर आपको रिसर्च करनी है, इन दोनों के दरमियान आपको रिलेशन चेक करना है, तो आप कैसे चेक करोगे। देखिए, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से एंजाइटी आपकी डिक्रीज होगी, अगर एक्सरसाइज आप कम करोगे तो एंजाइटी आपकी इंक्रीज होगी। यही है कोरिलेशन, यही है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज ही एंजाइटी को कम या ज्यादा करने का एक रिलेशन बन रहा है, और उसी एक्सरसाइज की वजह से आपकी एंजाइटी जो है बढ़ रही है और घट भी रही है। तो जो लेवल आपके एक्सरसाइज का होगा उसी हिसाब से जो है आपका रिलेशन बिल्ड होगा।
एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, यानी एक चीज को मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है, फिर दूसरे पर उसका असर देखा जाता है, उसका इफेक्ट देखा जाता है। तो ये चीज आप याद रख लो कि जहां पर वेरिएबल का मैनिपुलेशन होता है वहां पे वेरिएबल का कंट्रोल भी होगा, और जहां पे नहीं होता तो वहां पे वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं होगा, जैसे आप कोरिलेशनल रिसर्च में देख रहे हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 52। इन द लाइट ऑफ द फॉर्मेट फॉर एक्शन रिसर्च, ठीक है, एक्शन रिसर्च की रोशनी में आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो देखिए, जब भी हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो दीगर रिसर्च से हटकर, दूसरी रिसर्चों के इसके मतलब सीक्वेंस से हटकर इसका थोड़ा सा अलग सा लेवल होता है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव या मेथोडोलॉजी आपके रिसर्च के क्या है पहले वो आप देखोगे, फिर उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग, ठीक है, यानी फिर उसी से रिलेटेड आप जो है चीजों को फाइंड करोगे, ठीक। फिर इंटरवेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन क्या है, इंटरवेंशन मींस यहाँ पे क्या है कि साइकिल, क्योंकि इसको साइक्लिक इन नेचर बोलते हैं, यानी आपने सुना होगा कि इसका होता है पी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। यानी एक्शन रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे चीजों को रिफ्लेक्ट यानी उसका हम रिजल्ट देखते हैं। उसको करने के बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, और लास्ट में जो है सजेशन आएगा कि यानी इस हमें जो फाइनल हमने सजेशन निकाली है क्या उसको हमें अप्लाई करना है या उसके अंदर हमें कुछ रद्द बदल या कुछ चेंजेस करने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 53। साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में आपको सही ऑर्डर बताना है कि साइंटिफिक इंक्वायरी होती क्या है, यानी अगर आपको साइंटिफिक वे में रिसर्च करना है तो पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले आप थीम या प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हाइपोथेसिस आप बनाओगे, ठीक है, फिर डेटा का कलेक्शन होगा, कलेक्शन होने के बाद रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन होगा, फिर लास्ट में वेरिफिकेशन, रिजेक्शन या मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर। रिसर्चर को जो लगेगा वो उस हिसाब से जो है वो क्या कर सकता है, अपने रिजल्ट में वेरिफिकेशन ला सकता है। कोई चीजें अगर उसको कम करनी है या हटानी है तो वो रिजेक्ट कर सकता है, हाइपोथेसिस के अंदर मॉडिफिकेशन ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 54। ग्राउंड थ्योरी इज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट डजंट, ग्राउंड थ्योरी वो आपकी एक रिसर्च स्ट्रेटेजी है, कौन सी रिसर्च स्ट्रेटेजी है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक पार्ट है ग्राउंडेड थ्योरी। तो इसके अंदर आप क्या नहीं करते हो, देखिए, जनरेट थ्योरी फ्रॉम डेटा, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उससे तो हम एक थ्योरी बनाते हैं, ये बात तो सही है, और ये एक इंडक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करती है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है तो इस वजह से ये इंडक्टिव रिसर्च को ही अडॉप्ट करती है। इसमें कहा गया कि लीड टू द फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल प्रोसीजर, स्टैटिकल प्रोसीजर को कौन फॉलो करता है, ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉलो करती है, ना कि क्वालिटेटिव रिसर्च फॉलो करती है। तो स्टैटिकल रिसर्च को फॉलो करने वाली ये क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, इस वजह से सी को हम यहां से इलिमिनेट करेंगे। यूज नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग, स्टैटिकल सैंपलिंग का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग का मतलब हो गया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करती है, तो डी तो आपका आएगा। कंसीडर कॉन्टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट, ये चीज यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप थ्योरी को जनरेट कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट इज द की इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो है आपका एक सबसे अहम पार्ट होगा, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी टॉपिक को, उसी इश्यूज को लेकर आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे और आप थ्योरी को जो है जनरेट करोगे, ठीक। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, ये थी आज की क्लास का, आज के पार्ट का लास्ट सेशन, जिसके अंदर हमने तकरीबन सारे क्वेश्चन को जो है हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं या इसमें से कुछ कमी है या आप चीजों को नहीं समझ पाते हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, आपके डाउट्स को जो है क्लियर किया जाएगा और आप लोग अपना प्रीशियस फीडबैक जो है जरूर दिया करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद की जो सीरीज आने वाली है वो लॉजिकल रीजनिंग की आने वाली है, तो आप लोग जरूर आपका इंतजार रहेगा, आप लोग देखना और जो भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।